नमस्कार। साहित्य सोपान मंच पर आपका स्वागत है। आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की कक्षा 12 की हिंदी साहित्य की पुस्तिका सरयू के गद्य खंड के बारे में अध्ययन करेंगे और इसमें एक प्रसिद्ध कहानी जो है मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित गुल्ली डंडा, उसका हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले लेखक परिचय पढ़ते हैं। मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के लमी गांव में हुआ। इनकी माता का नाम आनंदी देवी तथा पिता का नाम मुंशी अजायब राय था। ये लम्ही डाकघर के मुंशी थे। 7 वर्ष की अवस्था में उनकी माता का तथा 14 वर्ष की अवस्था में पिता का देहांत होने से इनका बचपन एवं किशोर जीवन संघर्षमय रहा। परिस्थितियाँ विपरीत रही इनकी। इनका मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तव था, ध्यान रखना है। पढ़ने का शौक इनको बचपन से ही था। 1898 में मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण कर स्थानीय विद्यालय में शिक्षक नियुक्त हो गए। नौकरी के साथ पढ़ाई जारी रखते हुए 1910 में इंटर 12th कहते थे उसे, और 1919 में बीए पास किया। बीए करने के पश्चात आप शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर पद पर नियुक्त हुए। 1906 में इन्होंने विधवा विवाह का समर्थन करते हुए बाल विवाह शिवरानी देवी से दूसरा विवाह किया। बाल विधवा की एक बचपन में ही विधवा हो चुकी थी शिवरानी देवी, इनसे दूसरा विवाह भी किया। उनके 3 संतानें हुई। सोजे वतन पर रोक तथा लेखन बंद करने के अंग्रेज सरकार के आदेश के बाद मुंशी दयानारायण की सलाह से इन्होंने प्रेमचंद नाम से लेखन प्रारंभ किया। यह नाम ही आगे चलकर प्रसिद्ध हो गया। उर्दू में लेखन कार्य नवाब राय के नाम से करते रहे थे। उनका अंतिम उपन्यास मंगलसूत्र उनकी लंबी बीमारी तथा तत्पश्चात निधन के कारण पूरा न हो सका। इनके पुत्र अमृत राय ने इस उपन्यास को पूरा कर पुत्र धर्म का निर्वहन किया। मुंशी प्रेमचंद ने हिंदी साहित्य को नाटक, निबंध, उपन्यास, कहानी जैसी अनेक विधाओं से समृद्ध किया। साथ ही उन्होंने संपादन एवं अनुवाद कार्य भी किया, परंतु इनको प्रसिद्धि एक कथाकार एवं उपन्यासकार के रूप में ही मिली। बंगाली के प्रसिद्ध साहित्यकार शरद चंद्र ने इन्हें उपन्यास सम्राट की उपाधि दी। प्रेमचंद तत्पश्चात उपन्यास सम्राट के नाम से प्रसिद्ध रहे। इनका रचना संसार इस प्रकार है। अब इनकी रचनाएं पढ़ रहे हैं हम। नाटक इनके द्वारा रचित है वो है संग्राम 1922 में और करबला 1928 में। एक प्रेम की वेदी भी है इनके द्वारा रचित नाटक। आगे निबंध या लेख। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रेमचंद के निबंध छपते रहे, जिनमें इन्होंने सामाजिक साहित्यिक चिंताओं की अभिव्यक्ति की है। प्रेमचंद के निबंधों का संकलन प्रेमचंद विविध प्रसंग, जिसके 3 भाग हैं, तथा प्रेमचंद कुछ विचार नाम की पुस्तकों में मिलता है। इनमें से कुछ प्रमुख निबंध साहित्य का उद्देश्य, कहानी कला 1, 2, 3 भाग जो है, हिंदी उर्दू की एकता, महाजनी सभ्यता, उपन्यास, जीवन में साहित्य का स्थान आदि। अनुवाद देखिए इनका, टॉल्स्टॉय की कहानियाँ 1923, गाल्सवर्दी के 3 नाटक, हड़ताल 1930, चांदी की डिबिया 1931 और न्याय 1931 नाम से अनुवाद किया है। डॉक्टर कमल किशोर गोयनका के अनुसार प्रेमचंद ने कुल 301 कहानियाँ लिखी, जिनमें से 3 अभी अप्राप्य हैं। इनकी प्रथम कहानी कौन सी है यह तय करना बड़ा ही कठिन है। फिर भी कुछ विद्वान संसार का अनमोल रतन जो है को प्रेमचंद की पहली कहानी मानते हैं, तो कुछ पंच परमेश्वर 1916 को प्रथम कहानी मानते हैं। प्रेमचंद का पहला कहानी संग्रह सोजे वतन के नाम से जून 1908 में प्रकाशित हुआ। इनके जीवन काल में कुल 9 कहानी संग्रह प्रकाशित हुए थे। सप्तसरोज, नवनिधि, प्रेम पूर्णिमा, प्रेम पचीसी, प्रेम प्रतिमा और प्रेम द्वादशी, समर यात्रा, मानसरोवर भाग 1 और 2 और कफन। कफन प्रेमचंद की अंतिम कहानी मानी जाती है। प्रेमचंद की मृत्यु के बाद इनकी कहानियाँ मानसरोवर शीर्षक से 8 खंडों में प्रकाशित हुई है। प्रेमचंद जी की कहानियों के विकास क्रम को 3 कालखंडों में बांट सकते हैं। इन्होंने जितना भी साहित्य लिखा है उसे हम 3 भागों में समय के अनुसार बांटकर पढ़ सकते हैं। 1916 से 20 तक, फिर 1920, यहाँ पे ये गलत छप गया है, 1920 से रहकर 1930 तक,
तथा 1930 से 1936 तक। इन कालों के कहानियों के अलग अलग रूप सामने आते हैं। पत्र पत्रिकाएं 1922 में माधुरी पत्रिका का संपादन किया, 1930 में हंस का, फिर 1932 में जागरण साप्ताहिक पत्रिका जो थी उसका भी संपादन किया है। अब इनके द्वारा रचित उपन्यास जो है वो कुल 15 है। उनमें से कालक्रम के अनुसार देखिए, पहला वरदान ये अनुदित है 1921 में, प्रेमा 1927, रूठी रानी 1907, सेवा सदन 1918, प्रेमाश्रम 1921, रंगभूमि 1925, कायाकल्प 1926, निर्मला 1927, गबन 1931, कर्मभूमि 1932, गोदान 1936, मंगलसूत्र लिखा यहाँ पर अधूरा है और 1948 में बाद में इनके पुत्र द्वारा पूरा किया गया था। पाठ परिचय पढ़ते हैं। प्रस्तुत कहानी गुल्ली डंडा बचपन की यादें संजोई गई है। कहानी बड़े कौशल से इस सच्चाई को चरितार्थ करती है, अर्थात प्रकट करती है कि पद और प्रतिष्ठा, पद किसी चीज़ का कोई ओहदा जो होता है, जो नौकरी का पद जो होता है वो, और प्रतिष्ठा यानी इज्जत या आदर कह सकते हैं, मनुष्य के बीच के नैसर्गिक संबंध को समाप्त कर देती है। कहानी में कथानायक और गया दोनों बाल सखा हैं, दो ही पात्र हैं इसमें मुख्य। दोनों ही बाल अवस्था में बिना किसी भेदभाव के गुल्ली डंडा खेलते थे। कथानायक जो कि थानेदार का लड़का था, दाव देने के विवाद में गया के हाथों पीट भी गया था, परंतु उसने किसी से शिकायत नहीं की। 20 साल बाद कथानायक जो अब इंजीनियर हो गया उसी गांव में आता है। यहाँ वह बचपन की स्मृतियों को सजीव करने के लिए गया से मिलता है और उसके साथ गुल्ली डंडा खेलना चाहता है। उसके बहुत आग्रह पर गया खेलता तो है, लेकिन उसके खेल में बचपन वाली बात कथानायक को नज़र नहीं आती। यहाँ कथानायक सोचता है कि उसकी अफसरी गया और उसके बीच दीवार बन गई है। यह दर्शाते हुए कहानी का समापन हो जाता है। फिर अब शब्दार्थ देख लेते हैं हम पहले। यहाँ से इसके शब्दार्थ जो दिए गए हैं वो है विलायती, विदेशी, अमीराना यानी अमीरोचित, धनिकोचित, गुंजाइश यानी स्थान या अवकाश, गोइया यानी साथी, सखा खेल का साथी या फिर सखी, दिल्लगी यानी मजाक, हास यानी परिहास, हजम यानी पाचन क्रिया या फिर गबन या पचाना, अस्त्र यानी फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, जीट यानी डींग या फिर गप, साइस यानी घोड़ों की देखभाल करने वाला नौकर, वशीकरण यानी वश में करने की क्रिया या सम्मोहन, हुच जाना यानी गुल्ली डंडा खेल में अपनी बारी से बाहर हो जाना, बेकायदगियाँ यानी नियम विरुद्ध, अवैध, हरगज यानी हानि या क्षति या नुकसान, पड़ाव यानी ठहरने का स्थान, मंडली समूह यानी नैपुण्य या दक्षता या निपुणता, निपुण होने की अवस्था, फिर कचूमर यानी दुर्दशा या दुर्दशा करना, साहचर्य यानी मित्रता, संग साथ, मेल मिलाप, सहचारिता, फिर शुमार यानी शामिल, गिनती या हिसाब, व्यसन यानी लत, दुराचरण, फिर बुरी लत की भी कह सकते हैं इसे, चोचले यानी दिखावों नखरों, फिर हमजोलियों यानी हम साथी सखा, उसके बाद में विहित विधि के अनुरूप और वाला निर्धारित, सलूक यानी ढंग, तौर तरीका, व्यवहार, नसीब यानी भाग्य, किस्मत और तकदीर, लौंडे यानी बिगड़े हुए लड़के या छिछोरे, फिर पथिक यानी बटोही, राहगीर, मुसाफिर या फिर यात्री, बदा यानी होनी, भाग्य में लिखा हुआ, फिर धांधलियाँ यानी हेरा फेरी, घोटाला, धोखा, शरारत, गपला यानी गोलमाल, गलत तरीके से कार्य के कारण हुई गड़बड़, गेला यानी गाड़ी के जाने लायक रास्ता, चिराग यानी दीपक, फुर्सत यानी अवकाश, खाली समय, लड़कपन, बचपन या बचपना, प्रौढ़ता यानी परिपक्वता, वयस्कता और अदब यानी विनय या शिष्टाचार। अब हम पढ़ते हैं मूल पाठ, शुरुआत से कहानी पढ़ते हैं। जैसा हमने सुना, दो पात्र हैं इस कहानी के, गया और एक कथानायक। हमारे अंग्रेज दोस्त माने या न माने, मैं तो यही कहूँगा कि गुल्ली डंडा सब खेलों का राजा है। अब भी कभी लड़कों को गुल्ली डंडा खेलते देखता हूँ तो जी लोटपोट हो जाता है, इनके साथ जाकर खेलने लगूँ। यहाँ पर बात कौन कर रहा है? कथानायक कह रहा है स्वयं के बारे में। न लॉन की ज़रूरत,
न कोर्ट की, न नेट की, न थापी की। मज़े से किसी पेड़ की टहनी काट ली, गुल्ली बना ली और 2 आदमी भी आ गए तो खेल शुरू हुआ। विलायती खेलों में सबसे बड़ा ऐब है कि उनके सामान महंगे होते हैं। जब तक कम से कम 1 सैकड़ा अर्थात 100 रुपये खर्च न कीजिए, खिलाड़ियों में शुमार नहीं हो सकता, खिलाड़ियों में आ नहीं सकता। ये यहाँ गुल्ली डंडा की बिना हर्ट फिटकरी के चौखा रंग देता है। पर हम अंग्रेजी चीज़ों के पीछे ऐसे दीवाने हो रहे हैं कि अपनी सभी चीज़ों से अरुचि हो गई। स्कूलों में हर एक लड़के से 3-4 रुपये सालाना केवल खेलने की फीस ली जाती है। किसी को यह नहीं सोचता कि भारतीय खेल खिलाएं जो बिना दाम कौड़ी के खेले जाते हैं। अंग्रेजी खेल उनके लिए हैं जिनके पास धन है। गरीब लड़कों के सिर क्यों यह व्यसन यानी नशा क्यों मरते हो? ठीक है, गुल्ली डंडा से आंख फूट जाने का भय रहता है, तो क्रिकेट से सिर फूट जाने, तिल्ली फट जाने, टांग टूट जाने का भय भी नहीं रहता। अगर हमारे माथे में गुल्ली का दाग आज तक बना हुआ है तो हमारे कई दोस्त ऐसे भी हैं जो थापी को वैसाखी से बदल बैठे। यह अपनी अपनी रुचि है। मुझे गुल्ली ही सब खेलों से अच्छी लगती है और बचपन की मीठी स्मृतियों में गुल्ली ही सबसे मीठी। वह प्रातःकाल घर से निकल जाना, वह पेड़ पर चढ़कर टहनियाँ काटना और गुल्ली डंडे बनाना, वह लड़ाई झगड़े, वह सरल स्वभाव जिसमें छूत अछूत यानी जातिगत भेदभाव, अमीर गरीब का बिल्कुल भेद न रहता था, जिसमें अमीराना चोंचलों की प्रदर्शन की अभिमान की गुंजाइश ही न थी, यह उसी वक्त भूलेगा जब घर वाले बिगड़ रहे हैं। पिताजी चौके पर बैठे वेग से रोटियों पर अपना क्रोध उतार रहे हैं। अम्मा की दौड़ केवल द्वार तक है, लेकिन उनकी विचारधारा में मेरा अहंकारमय भविष्य टूटी हुई नौका की तरह डगमगा रहा है और मैं हूँ कि पदाने में मस्त हूँ, यानी अगले को हराने में मस्त हूँ। न नहाने की सुधि है न खाने की। गुल्ली है तो जरा सी, पर उसमें दुनिया भर की मिठाइयों की मिठास और तमाशों का आनंद भरा हुआ है। मेरे हमजोलियों में एक लड़का गया नाम का था। मुझसे 2-3 साल बड़ा होगा। दुबला पतला, बंदरों की सी लंबी लंबी पतली पतली उंगलियां, बंदरों की सी चपलता यानी चतुराई और झल्लाहट यानी गुस्सा होता है जब वो झल्लाता भी है। गुल्ली कैसी ही हो, उस पर इस तरह लपकता है जैसे छिपकली कीड़ों पर लपकती है। मालूम नहीं उसके माँ बाप थे या नहीं, कहाँ रहता था, क्या खाता था, पर था हमारे गुल्ली क्लब का चैंपियन। जिसकी तरफ वह आ जाए उसकी जीत निश्चित है। हम सब उसे दूर से आते देख उसका दौड़कर स्वागत करते थे और उसे अपना गोया बना लेते थे, अपना साथी जो है वो बना लेते थे। तो यहाँ तक आज हम पढ़ेंगे और कल हम इस कहानी के आगे वाले भाग को पढ़ेंगे। यहाँ आज के लिए इतना काफ़ी है और धन्यवाद।